हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, डैट इज़ हार्म प्रिंसिपल। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई कॉन्सेप्ट है तो वो है हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। अब देखो, हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक इस बारे में बात कर रहे थे। ये चैप्टर में अभी तक आपको ऑलमोस्ट हम हाफ जो कंटेंट है कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का, और 50% कंटेंट कवरेज के बाद ये चैप्टर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहा है, एक इंडिविजुअल को अपनी लिबर्टी, अपना फ्रीडम या दूसरे कोई भी जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट वे में एंजॉय नहीं करने चाहिए। वो करना चाहेगा तो उसी का नुकसान है, क्योंकि इस केस में एनार्की जो है वो इनवाइट हो सकती है। देयर कैन बी केस एंड जंगल रूल ऑल ओवर द कंट्री, या जहाँ पर भी अगर ऐसे एब्सोल्यूट राइट्स हैं, राइट्स हमें एंजॉय करने चाहिए विथ सम और दी अदर काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स या फिर लिमिटेशंस। और उन कंस्ट्रेंट्स, उन बंदिशों को, उन लिमिटेशंस को सरकार जो है वो लेकर आएगी जनता के ऊपर थ्रू वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, पॉलिसीज, स्कीम्स, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता है, उसके अंदर भी इस प्रकार की लिमिटेशंस या फिर कंस्ट्रेंट जो है वो मेंशन होंगे। अब राइटर ये इसी चीज से आपकी कहानी स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर राइटर का कहना ये है कि जो हम कंस्ट्रेंट्स की बातें कर रहे हैं, जो राइट्स के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, लिमिटेशंस की बातें कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आंसर करने के लिए हमें इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लिमिटेशंस जो लगती हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर, इसके साथ एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं। एक इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंस क्या होती है सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर जिसका वो मेंबर होता है, और जो लिमिटेशंस जो लगती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर वो इम्पोज अगर हो जाए सच में। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उसकी कम्युनिटी के ऊपर, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर, या पूरी कंट्री के ऊपर। ठीक है, उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हार्म प्रिंसिपल को। हार्म प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी थ्योरी है जिसको एक पॉलिटिकल फिलोसफर ने दिया था जिसका नाम है जीएस मिल। पूरा नाम इन भाई साहब का है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना एक ऐसे, आप कह लो अपना वर्क कह लो या अपनी बुक कह लो, उसका नाम था, उसका ऐसे का नाम था ऑन लिबर्टी। नाम ही यही है, ऑन लिबर्टी। इसके अंदर इसने मेंशन करा था हार्म प्रिंसिपल के बारे में। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग हार्म प्रिंसिपल को बेसिकली जो है समझते हैं थ्रू द आइज एंड थ्रू द एंगल ऑफ जीएस मिल। ठीक है, अब देखो, एक स्टेटमेंट की कोटेशन यहां पर है जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने ऐसे ऑन लिबर्टी में लिखा था, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट की कोटेशन यहाँ पर दे रखी है। जॉन स्टुअर्ट मिल अपने ऐसे में लिखते हैं, एक बात पहले आप इस बात को समझ लो, अभी एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा नीचे जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी चलो हम समझ लेते हैं, एक बार के लिए पढ़ लेते हैं इसको। द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। इंसान जो है इंडिविजुअल तरीके से या कलेक्टिव तरीके से अगर एक समाज का पार्ट है और वो अपनी नीड्स, डिजायर्स को, राइट्स को एक्सरसाइज करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उस पर्सन के पास, उस कम्युनिटी के पास लिबर्टी ऑफ एक्शन होता है। लेकिन ये लिबर्टी ऑफ एक्शन एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अंदर इंटरफेरेंस जरूरी है, और यही इंटरफेरेंस आप जानते हो कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, और वो क्या है, पर्सन के जो लिबर्टी ऑफ एक्शन है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक तरीके से आप ऐसा मान लो, तो वो है सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others.
जॉन स्टुअर्ट मिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये बता रहे हैं यहाँ पर, मैंने आपको जैसा कि अभी बोला, ये तो सिर्फ एक बीच में से निकाल कर उसके बुक में से, उसके जो ऐसे था ऑन लिबर्टी, उसमें से निकल कर एक बात सामने आ गई है। राइटर आपको यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इस लाइन को देखो, डेट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। यानी कि राइटर यहाँ पर आपको बोल रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहा है अपने ऐसे के अंदर, कि जो एब्सोल्यूट राइट्स की हम लोग बात करते हैं ना, कि 100% हमें अपने राइट्स जो है, अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी एंजॉय करने दी जाए, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है इंडिविजुअली और या फिर कलेक्टिव तरीके से। हर एक पर्सन के ऊपर जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ बंदिशें होती हैं अगर वो एक सिविलाइज कम्युनिटी का मेंबर है। ठीक है, और ये जो बंदिशें उसके ऊपर लगाई जा रही हैं, उस पर्सन के ऊपर अगेंस्ट हिज और हर विल, ये इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि दूसरों को किसी प्रकार का हार्म ना हो। अल्टीमेटली आप जानते हो, जब पर्सन किसी दूसरे को हार्म करेगा तो उसके ऊपर भी वो घुमा फिरा कर वो चीज़ आ सकती है। राइट, यही हमने पढ़ा था। अगर आप अपने फ्रीडम को या दूसरे राइट्स को एब्सोल्यूट वे में एंजॉय करने की, अगर एब्सोल्यूट वे में अगर उनको एंजॉय करने का अगर ट्राई करोगे, एक्सरसाइज करने का ट्राई करोगे, तो उस चक्कर में हो सकता है कि आप दूसरों को उनकी आज़ादी से, उनके अधिकारों से वंचित कर दो। उनकी लिमिटेशंस जो है, आप उनके राइट्स के ऊपर आप एब्सोल्यूट वे पे जो एक्सरसाइज कर रहे हो अपने राइट्स को, उनकी राइट्स के ऊपर आप लिमिटेशंस बन जाओ। तो वो घुमा फिरा के अगर जो पर्सन अगर रिवर्ट बैक करने पर या फिर रिवेंज लेने पर आया, तो आपकी भी लिबर्टी जो है वो एक मीनिंगलेस लिबर्टी या फ्रीडम रह जाएगा। इतना पता है? ठीक है, अब हम इधर उधर की बातें छोड़कर, ये तो हम सब बातें जानते हैं, राइटर रिपीटेड वे में बता रहा है, इसके ऊपर कुछ फर्दर एनालिसिस की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर लगातार 3 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। हम डिटेल में और बात करते हैं कि हार्म प्रिंसिपल क्या है। लेट्स डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने दो तरह के एक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, ध्यान से समझना। एक हाँ ठीक है, अच्छा ये ऊपर कोटेशन में ही दे रखा है। ओके, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 2 तरह के एक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी थी। एक है, बिल्कुल टोटल फोकस लगा के इसको सुनो, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, और दूसरे हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ठीक है, अब देखो जीएस मिल क्या कहेगा और इस फ्लो को कैसे लेकर जाएगा, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शंस होते हैं, आपने कोई भी एक एक्शन लिया या एक्शन किया और उसका कोई भी जो प्रभाव है ना, वो आपके ऊपर ही आ रहा है, किसी और के ऊपर नहीं आ रहा। यहां पर पर्सन जिस भी प्रकार से एक्ट कर रहा है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में, पर्सन ये जस्टिफिकेशन दे रहा है, भाई तेरे को इससे क्या, तुझे क्या लेना देना, मैं अपने लिए कर रहा हूं। अब ये होती कैसी चीजें, पर्सन अगर किसी गलत काम में पड़ा हुआ है, एथिकली इट इज नॉट राइट टू ड्रिंक एंड स्मोक। ठीक है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, या कोई भी ऐसी गलत चीज का अगर उस पर्सन को जो है शौक लग रखा है, तो पर्सन जो है वो क्या करता है, ये जस्टिफिकेशन देगा यहां पर, तेरे बाप के पैसे की पी रहा हूं मैं, इसका इंपैक्ट मेरे शरीर पर आएगा कि तेरे शरीर पर आएगा। पर्सन है ना, पर्सन ये कह रहा है ऐसे लोग बोलते हैं मयूर, है ना, एक आपकी गली में बोलता है कोई है ना, सेम लाइन। तो पॉइंट इज कि पर्सन यहां पर एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो काम मैं करना चाह रहा हूं, यानी कि जब पर्सन ऐसे बोलता है ना, इतना बोल्ड स्टेटमेंट पास करता है कि तेरे बाप की पैसे की पी रहा हूं, है ना, मैंने उधारी ली है किसी से, क्या इसका प्रभाव क्या तेरे शरीर के ऊपर आएगा, मेरे शरीर के ऊपर आएगा, मेरे को जो मर्जी करना है। अब आप उसका दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी भाई बहन, हस्बैंड वाइफ होने के नाते आप उसको समझा रहे हो। पर्सन लेकिन इन गंदी आदतों को नहीं छोड़ रहा, और वो ना एक इंडिविजुअल लिबर्टी के दायरे में अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाह रहा है। और वो ये कह रहा है कि इसका प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर है, मैं तुम्हें तो कष्ट नहीं दे रहा ना, तुमसे तो उल्टा नहीं बोल रहा ना, मैं अपना पीकर आता हूं और अपने कमरे में चले जाता हूं।
मैं अपना पैसा कमाता हूँ और मैं इसके सुट्टे फूक लेता हूँ। लेकिन पॉइंट इज, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको इंडियन लॉ के साथ रिलेट करने की एक कोशिश करके आपको समझाता हूँ एक बात। ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंतर्गत फिर तो पर्सन ये भी कह सकता है कि मैं सुसाइड कर सकता हूँ, इसका परिणाम तो मेरे ऊपर आएगा, है ना। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ना, हालांकि अभी बोलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ना सिर्फ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं होते हैं, है ना। एक पर्सन जो है, आप लोग मुझे खुद एक बात बताओ, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, और आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर है, भाई हम अपना कमा रहे हैं तो हम तो भाई ये वाला काम करेंगे, हम किसी को कोई दुख नहीं दे रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं और बंद कमरे में कर रहे हैं, खाना पीना स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो भी है, और इसका प्रभाव किसी और के ऊपर नहीं आ रहा है, हम ना ही किसी को पैसों से तंग कर रहे हैं, ना ही मानसिक रूप से तंग कर रहे हैं, और ना ही किसी के शरीर को हार्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जिस भी लेवल का प्रभाव होगा, फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली, वो सब हमारे ऊपर है, ठीक है। और कल्चरली हम नहीं करेंगे उसके प्रभाव को गलत, हम बाहर जाकर नहीं करेंगे, हम बंद कमरे में बैठ के स्मोकिंग ड्रिंकिंग करेंगे। लेकिन आप भी एक बात जानते हो, अगर पर्सन इस प्रकार की स्टेटमेंट अगर दे रहा है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में पर्सन ने तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है बोल करके इसका प्रभाव मेरे ऊपर है फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हर एक इंसान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, उससे प्यार करने वाले लोग जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते हैं, जो कि आपको उस प्रकार की हालत में नहीं देखना चाहते जिसमें अपने आप को आप एक केज पैरेट की तरह रखे हुए हो, है ना। अगर आप कल को दारू पीकर घर आओ, ठीक है, तो मम्मी पापा खुश होंगे या दुखी होंगे। आप अगर स्मोकिंग करो तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आप ये कह रहे हो, लेकिन कल को अगर कोई गंभीर बीमारी होगी, उसका भुगतान या उसकी भरपाई पूरे खानदान को करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। आप तो आराम से बीमार होकर लेट जाओगे अस्पताल में, पर्सन एक मे नॉट गॉड डू सो सुसाइडल हो रहा है और उसकी सुसाइड करने की इच्छा जाग रही है, लेकिन ऐसे डिप्रेसिव टेंडेंसी के अंदर क्या एक बहन अपने भाई को, भाई अपनी बहन को, माता पिता अपने बच्चे को ऐसा देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ले तो यानी कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है ना, पर्सन साइकोलॉजिकली अपने आप को तो ये सेटिस्फाई कर ले रहा है बोलकर कि ये वो एक्शंस हैं जिसका प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर है। लेकिन एक जिंदगी के साथ बड़ी सारी जिंदगी जुड़ी होती हैं, एक जान के साथ बड़ी सारी जानें एसोसिएटेड होती हैं। मान लो एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, वो क्या कहते हैं, उनका मतलब नेचर ऐसा है कि हस्बैंड को वाइफ जो भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, और वाइफ जो भी करे क्या कहते हैं, मतलब दोनों के एक दूसरे से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आई एम टॉकिंग इन सेंस ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन कल को एक लेडी है, उसको इतना तो समझना चाहिए ना कि आगे चलकर उसने माँ बनना है, और अगर इस आदतों में वो फंसी रही तो कल को जाकर उसने बेबी कंसीव नहीं कर पाना है, ठीक है। या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद अगर इस प्रकार की हरकतों में या जो भी है, तो कल को बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे भी वो करना सीखेंगे, और हो सकता है मे नॉट गॉड डू सो कि उसका मिस कैरेज भी हो जाए या फिर उसको अबॉर्शन करवाना पड़े, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, कोई भी चीज़ जिसको आप सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन करके जस्टिफाई कर रहे हो ना, ये जो पर्सन है, तो फिर या तो वो ऐसा केस हो कि वो पर्सन टोटली अनाथ हो, दूर दूर तक कोई रिश्ते नाते कुछ भी ना हो, लेकिन उस केस में भी एक चीज़ आ जाती है कि आपको कभी ना कभी एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप अपनी फैमिली रेस करोगे, और अगर वो आदतें आपके साथ जुड़ी रही तो आपकी या तो जीवन आयु कम होगी तो वो पर्सन सफ़र करेगा, या फिर आप मर के चले जाओगे और वो जो बोझ है आपके बच्चों को सहना पड़ेगा कम उम्र के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि इस हरकतों को लेते हुए कोई जो मेल मेंबर है वो अपनी वाइफ को बहुत कम उम्र में विडो बनाकर चला जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो जो जीएस मिल ने बोला, अभी आगे हम इस चीज़ को और जस्टिफाई करेंगे, कोई भी चीज़ संसार में सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वाली नहीं होती है, क्योंकि हम एक इंसान एक इंडिविजुअल बॉडी के अंदर नहीं रहते, हम लोग एक सोशल सोशल बींग्स हैं, ठीक है। हमारा समाज, उस समाज के हम मेंबर्स होते हैं, कल्चरली, ट्रेडिशनली, और अपने घर परिवार के साथ, यानी कि जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, इनके साथ हमारा लेना देना बहुत होता है।
और एक जान के साथ अन्य जानों का जोड़ना, एक शरीर के साथ दूसरे शरीरों का जोड़ना। आपकी कोई भी हरकतें दूसरों के मानसिक मानसिक वेलबींग पर उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। लाइक आपको रोते हुए आपके माता पिता नहीं देख सकते, आपको रोते हुए आपके भाई बहन नहीं देख सकते, आपको दुखी परेशान होते हुए आपसे जो प्यार करता है वो आपको नहीं देख सकता। ठीक है। तो यानी कि आप अगर इस चीज़ के घमंडी हो रहे हुए कहते हुए कि इसका एक्शन तो मेरे ऊपर ही तो है, मैं अपना कमा रहा हूँ, मैं अपना खा रहा हूँ, इसका किसी क्या लेना देना, मरूंगा तो मैं मरूंगा, जीऊंगा तो मैं जीऊंगा। लेकिन पर्सन का ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जेनुअनली सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है। इतनी बात पहले बताओ, पहला एक्शन समझ में आया? हम्म। ठीक है। दूसरा, अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं, जैसे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में मैंने तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन एक्सटेंडेड वे में दे दी है ना, कि इसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या है, आपकी कोई भी हरकत या आपकी कोई भी करतूत किसी और के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंस डाल रही है। ठीक है। लाइक दिल्ली में एक रूल है, मैंने आपको बताया था, मयूर आप तो जानते ही होगे, ईशा आप भी जानते होगे, 10 बजे के बाद अगर आप जो भी कोई पार्टी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करो तो उसको डीजे बंद करना पड़ेगा। ईशा मयूर, पता नहीं ये वाली बात? नहीं है तो आप पुलिस बुला सकते हो, है ना? इसी केस, मयूर तुमने तो सब कर रहा है ना। इसी पुलिस बुला ली थी। अच्छा, तो इसी केस को अभी हम देखेंगे नीचे करके, पार्टी वाला एक केस, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इसका इसका परिणाम देखना किसी और के ऊपर कैसे निकल सकता है। पार्टी आप कर रहे हो, मैं अदर रिगार्डिंग एक्शन में हमेशा मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा, आप दोनों वे में समझने की कोशिश करो, मैं आपको भर भर के एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर। आप पार्टी कर रहे हो, अब हो सकता है किसी क्या कोई जो बीमार है पर्सन, वो काफ़ी सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में हो। ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कि हार्ट पेशेंट हो। आपको एक बात पता है ना, हार्ट पेशेंट कोई भी जो लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, अगर एकदम से तेज आवाज़, डीजे का साउंड, म्यूजिक वगैरह अगर हो, तो उनके ऊपर एक बुरा असर पड़ता है, उनके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, कुल मिलाकर मैंने डिटरेटिंग इफेक्ट होता है उनके ऊपर, इतना मानते हो, इतना जानते हो, है ना? अब ऐसा पर्सन जो है, उसने पूरे दिन से, जब आपका फंक्शन चल रहा था तब तो कुछ नहीं कहा, रात को 10 बजे के बाद आपने बंद नहीं करा उसको। ठीक है। अब इसका जो प्रभाव है या परिणाम है, वो किसी और के ऊपर भी पड़ रहा है। ये तो हो गई, चलो एक बुजुर्ग की बात हो गई। मान लो, इससे बड़ी बात आपके लिए क्या कर दूं मैं, बताओ। आपका कल को यूपीएससी का प्रीलिम्स है और पूरी रात डीजे चल रहा है बगल में। ठीक है। अब हुआ नहीं है अदर रिगार्डिंग एक्शन, आपका लेना एक ना देना दो, सामने वाला एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वो दारू पी रहा है, नाच गाना उनका चल रहा है, और जितनी देर चल रहा है उतने ही फ्रस्ट्रेटेड आप हो रहे हो। तो बताओ, किसी और का एक्शन लेकिन प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। अब ये जो है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस होते हैं, दैट इज दोज एक्शंस दैट ऑल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द अदर्स। एक पर्सन अगर एक गली मोहल्ले में रहता है और वो दारू पीकर हंगामा करता है, तो वो रोज रोज पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, है ना? एक कोई पर्सन है, वो अपने घर से पूजा पाठ की एक मंडली निकालता है और गली मोहल्ले के सारे लोगों को उसने इकट्ठा करा, इसका रिलीजियस प्रभाव सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब लोग हाथ तो जोड़ ही लेंगे एटलीस्ट, बालकनी से देखते हुए या फिर सड़कों पर जाते हुए, है ना? तो अदर रिगार्डिंग एक्शंस में, चाहे मैं आपसे वही कह रहा हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप इतना समझ जाओ, ये वो एक्शंस होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों को भी भुगतने पड़ते हैं आपके साथ। एक्शन आपके हैं लेकिन परिणाम दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर क्या था, पर्सन का एक्शन भी खुद के लिए था और परिणाम भी उसके खुद के लिए था, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन मैंने आपको दे दिया। जनरली वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो हम जेएस मेल की बात को मान लेते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो जिनके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ पर्सन के ऊपर खुद के लिए हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो जिनके एक्शन पर्सन ने लिया लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस उस पर्सन के अलावा किसी कोई और बॉडी भी भुगत रही है। ठीक है। जैसे दिवाली सेलिब्रेट करना कोई बुरी बात है, पटाखे वगैरह जलाना अगर हम लेकर आए हैं तो कोई बुरी बात है, अगर हम अपने पैसों से लेकर आए हो छत पे जला रहे हैं,
नहीं है तो मयूर फिर वो चिड़िया वगैरह कहाँ गायब हो जाती है, क्यों गायब हो जाती है? क्यों तंग कर रहे हो उन कबूतरों को, उन चिड़ियों को? और नीचे जो गली में जो कुत्ते होंगे वो भागेंगे इधर से उधर, है ना? है ना? तो ये देखो, अदर रिगार्डिंग एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ईशा, पैसे आपके, दिवाली आपकी, कपड़े आपके, छत आपकी, घर आपका, सब कुछ आपका, लेकिन आपका एक कोई भी एक्शन ऐसे पटाखे जलाते हुए कुछ भी करते हुए ये दूसरों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आपकी तरह हर एक पर्सन ये सोचे मेरे पैसे हैं भाई, मेरी छत है, हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना दूसरों से। इस देश में अगर हर एक पर्सन ये सोच रख के बैठ जाए, 200 करोड़ की आबादी है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 50 करोड़ के आसपास घर हैं, 50 करोड़ घर परिवार के लोग अगर अपनी छतों पर ये वाली सोच रखें दिवाली वाले दिन, तो एक बार बताओ पर्यावरण का क्या हाल होगा? और जब वो पर्यावरण पॉल्यूशन से भर जाएगा तो उसका इम्पैक्ट फिर आपके और मेरे ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अभी 3 महीने हो चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा फ्रेश ऑक्सीजन लेवल घूम रहा है दिल्ली एनसीआर में, बताना जरा, गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली में? कौन सा फ्रेश ऑक्सीजन लेवल घूम रहा है कोई? कि बिल्कुल आप प्योर सांस ले पा रहे हो, जिसके अंदर कोई भी पॉल्यूटेंट मिक्स नहीं है हवा के अंदर? ठीक है, तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन। इतनी ये पहले बताओ, ये दोनों एक्शन समझ में आ गए? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, श्रेया कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? चलो क्लियर है ना, क्लियर है। तो जीएस मिल क्या आर्ग्यू करता है? जीएस मिल का बोलना ये था, डैट विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस और चॉइसेस, ध्यान से समझना प्लीज, पूरा फोकस लगा के सुनो इस बात को। अगर आपको दोनों एक्शन समझ में आ गए, अब इन एक्शंस को एक बार के लिए अपने बैक ऑफ द माइंड में रख लो। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन तीसरा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पर्सन के ऊपर खुद है मयूर, और मयूर अदर रिगार्डिंग एक्शन कौन से? जिसका एक्शन आपने लिया लेकिन परिणाम दूसरों को भी भुगतना पड़ रहा है ना। बैक ऑफ द माइंड के अंदर ये दो कंसेप्ट रख लो, आगे बात करते हैं। जीएस मिल ने आर्ग्यू करा, डैट विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस और चॉइसेस डैट अफेक्ट ओनली वंस सेल्फ, ठीक है, यानी कि श्रेया वो एक्शंस या वो चॉइसेस जो कि सिर्फ आपको प्रभावित करते हैं, तो वो कौन से एक्शंस हुए? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हुए, है ना। यहां पर जीएस मिल का ये बोलना था, अगर आप कुछ ऐसा एक्शन लेते हो जिसका प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर पड़ रहा है ईशा, तो स्टेट या कोई भी जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है लाइक सरकार, प्रशासन या कुछ भी, इट हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर विद योर एक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं सुसाइड की एक बात कर रहा था लेकिन उसको डिस्कस करते करते मेरा फ्लो बिगड़ गया। ध्यान से समझना है इस चीज को, हम रियलिस्टिकली समझते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के लॉ के कंटेक्स्ट में। आपको पता है ना, आज से कुछ साल पहले तक अगर आप सुसाइड करने का सोच रहे हो, ठीक है, और आपने अटेम्प्ट करा, मर गए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बच गए ना तो आपको जेल टर्म हो सकती है ना। सुसाइड करना एक पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था कि नहीं माना जाता था? लेकिन मुझे आप जॉन स्टुअर्ट मिल की भाषा में बताओ, सुसाइड क्या है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन या अदर रिगार्डिंग एक्शन? देखो, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, हालांकि मैंने आपको बोला कि वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप रॉ फॉर्म में जीएस मिल की बातों को बताओ, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हुआ सुसाइड करना या फिर अदर रिगार्डिंग एक्शन हुआ? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ना, तो फिर स्टेट अपने कानून के थ्रू क्यों इंटरफेयर कर रहा है पर्सन के सेक्शन में, बताओ? और कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया कि पर्सन जो है जब एक सुसाइड करने का सोचता है, उसके अंदर बहुत हिम्मत होती है, ठीक है, लेकिन वो हर एक चीज से निराश हो चुका होता है और हिम्मत सिर्फ उसमें एक ही चीज की होती है, टू किल वन सेल्फ। लेकिन पर्सन कोई भी सुसाइड खुशी खुशी नहीं करता। कभी सोचा ऐसा? क्यों निर्वैर, आज बहुत खुश हूं, आज आत्महत्या करने का सोच रहा हूं, जितना जीवन में देखना था उतना देख लिया। सोचा निर्वैर कभी ऐसा बैठ के, है ना? तो यहां पर फिर कानून सजा कैसे दे सकता है पर्सन को? एक ऐसा एक्शन जिसका परिणाम पर्सन खुद के ऊपर लेकर आ रहा है। कोर्ट ने, पता है आपको, इस चीज को संज्ञान में लिया। कोर्ट रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि सुसाइड करते वक्त एक पर्सन जो है हद से ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी से होकर गुजरता है, और एक पर्सन के
मानसिकता के हिसाब से उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रखना चाहता वो अपना। मे नॉट गॉट टू ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी एक बात मैं बता रहा हूं जो कोर्ट ने जो संज्ञान में लिया। कोर्ट ने इस बात का जैसे ही संज्ञान लिया, इस चीज को जैसे ही रिकॉग्नाइज करा इन सारी चीजों को, तो कोर्ट ने फिर फाइनली जजमेंट ये दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि एक जो पर्सन है अगर वो सुसाइड करता है, मे नॉट गॉट उसको कोई करे, लेकिन अगर कोई करता है तो अगर वो बच गया उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए। रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने से क्या होगा कि उसकी मानसिकता हमें चेंज करनी है कि जीवन यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि सॉल्व नहीं करी जा सके। ठीक है, तो ये चीज जो है इस चीज की मदद से, इस चीज की जजमेंट से सुसाइड से अगर बच गया है पर्सन तो ही और शी विल नॉट इनवाइट एनी क्रिमिनल या एनी काइंड ऑफ पेनल्टी अगेंस्ट हिम या ऑफेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, अब एक बार बताओ, जो जीएस मिल बोल रहा था सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के बारे में, फिर से पढ़ो अब इस चीज को, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो लॉ को उसने जैसे इंटरप्रेट करा और चेंज करा नई जजमेंट देकर। अब इसको पढ़ो, ये वाली बात सही बैठती कि नहीं बैठती आप मुझे बताना। जीएस मिल ने ये बोला कि ऐसे एक्शन या ऐसी चॉइसेस जिसका परिणाम सिर्फ आपके ऊपर आता है, उस टाइम पर स्टेट प्रशासन गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई बिजनेस नहीं बनता आपके उस एक्शन में इंटरफेरेंस दिखाने का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रोएक्टिव स्टेप लिया बाद में चलकर के सुसाइड करा हुआ पर्सन, उसके ऊपर तो कम से कम यार दबाव मत डालो कि उसके ऊपर कोई जो वो कानूनी कार्रवाई हो। तो बताओ ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? बैठ रही है? ठीक है, और पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कैसे होते हैं जहां पर पर्सन का कुछ एटीट्यूड इस प्रकार से होता है, दैट्स माई बिजनेस, आई डू वॉट आई लाइक, और हाउ डज इट कंसर्न यू इफ इट डज नॉट अफेक्ट यू। वही जो मैंने शुरू में बोला ना, तेरे बाप के पैसे की पी रहा हूं, मेरी मर्जी। ठीक है, मेरा शरीर खराब होगा, मेरे को अच्छा फील होता है इससे, यही शुरू में मैंने आपको बोला ना, ये एटीट्यूड होता है पर्सन का सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में। अभी चल जान अपना काम कर, ये चीज। तो इन कॉन्ट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस जिनके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों के लिए भी होते हैं, अब बताओ इसको क्या बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में? एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ठीक है, दैट इज ऐसे एक्शंस विच मे कॉज हार्म टू देम, देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यानी कि जीएस मिल क्या बोल रहा है कि सरकार को हमें कहां इन्वाइट करना चाहिए, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के अंदर कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस के अंदर? अदर रिगार्डिंग एक्शंस। मयूर, खुद जब पार्टी करते हो तब कभी पुलिस बुलाई है? कह लो सर जी मैं आज पार्टी कर रहा हूं, लाउड म्यूजिक बजाकर मुझे प्लीज अरेस्ट करके ले जाओ। दूसरे बजाते हैं तभी कॉल करते हो ना। तो जीएस मिल्की वाली बात बिल्कुल सही बैठ रही है यहां पर। आप कभी कोई गलती करते हो तो खुद से बुलाते हो पुलिस को, या स्टेट एक्शन को अपने खिलाफ इन्वाइट करते हो? नहीं ना, हमेशा हम लोग कब यूज करते हैं स्टेट मशीनरी को या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को? अदर रिगार्डिंग एक्शंस, और वो भी तब जब एक्शन किसी और का हो, कॉन्सिक्वेंस उसके हम भुगत रहे हो। राइट? तो आफ्टर ऑल इफ योर एक्शंस कॉज मी हार्म, मतलब एक सेइंग है ये, जीएस मिल का बोलना था ये, इफ आफ्टर ऑल इफ योर एक्शंस कॉजेस मी हार्म देन श्योरली आई मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सच हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी। अगर तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी करतूतें मेरे को किसी प्रकार की हानि पहुंचाती हैं, मैं डेफिनेटली किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी का सहारा लूंगा या लूंगी अपने उन राइट्स को, अपनी उस फ्रीडम को, अपने आप को उस हार्म से बचाने के लिए। और इस केस में एक्सटर्नल अथॉरिटी सबसे बेसिक लेवल पे कौन सी होती है? सबसे बेसिक लेवल पर पुलिस। राइट? हाँ है ना? रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में अगर कोई वारदात होगी, मिनिस्ट्री को खत लिखोगे, डीसीपी ऑफिस जाओगे, उससे रिक्वेस्ट करोगे, सबसे पहले 100 नंबर डायल करोगे?
पुलिस बुलाता ना हर एक पर्सन सबसे पहले। तो ये चीज है। तो इन दिस केस इट इज द स्टेट, और स्टेट के ऑर्गन्स और उसकी मशीनरी, मतलब प्रशासन, सरकार, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारी चीजें स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो इन दिस केस इट इज द स्टेट विच कैन कंस्ट्रेंट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे जिसकी वजह से अदर रिगार्डिंग एक्शंस हो। यानी कि स्टेट ही वो हथकंडा है, स्टेट ही वो मसीहा है जो कि एक पर्सन के ऊपर लगाम लगा सकता है कि उसके अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यानी कि अगर उसके एक्शंस किसी और के हार्म पहुंचाते हैं, अच्छा कॉन्सिक्वेंस पहुंचा रहे, तो ऑब्वियस ही बात है फिर क्यों स्टेट इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर किसी मेंबर को आपत्ति है पर्सन के द्वारा लिए गए एक्शन से, क्योंकि उसके एक्शन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं जो कि किसी ना किसी को भुगतने पड़ रहे हैं, ठीक है, तब जो है एक्सटर्नल अथॉरिटी को इनवाइट करा जा सकता है। और वो एक्सटर्नल अथॉरिटी यहां पर क्या बोली जा रही है? स्टेट। और स्टेट का सबसे बेसिक लेवल पर ऑर्गन जो कि आपके खिलाफ हुए हार्म से आपको बचाएगा, वो कौन है? पुलिस। अब देखो, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में पर्सन ने स्टेट का या किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी का सहारा क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि एक पर्सन जो है उसके पास फ्रीडम, एक राइट होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन मैं अगर इस राइट को एक्सरसाइज करना चाह रहा हूं, जैसे 10 बजे की बात मान लो, भाई 10 बजे एक ऐसा समय है जहां पर ऑलमोस्ट अब थोड़े देर में मेरा टाइम होने वाला है सोने का, या फिर मैं बेड पे बैठकर आराम से रेस्ट करना चाहता हूं। एक ऐसा समय है जहां पर थका हारा व्यक्ति पूरे दिन की सारी झंझटों से, सारे कामों से, सारी पार्टी और सारे ओकेशन से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अलग होकर अब वो अपने बिस्तर पर आकर कुछ आराम करना चाहता है। वो उसको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, अपने खुद के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। उस टाइम पर अगर कहीं से भी शोर शराबा कुछ भी हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन साइकोलॉजी का नेचुरल रिएक्शन आता है सबसे बेसिक फॉर्म में, दैट इज इरिटेशन। पर्सन इरिटेट होगा, और इरिटेटेड पर्सन जो है ना, उसका फिर दिमाग लॉजिकल वे में कम काम कर फिर वो गुस्से के प्रति ज्यादा जाता है। तो पर्सन जो है, मान लो अगर लॉजिकल और रैशनल ह्यूमन बीइंग है, तो पहली बार जो पार्टी कर रहा है उसको जाकर एक बार के लिए बोल आएगा जाकर कि आप ऐसा मत काम करो, ठीक है, ऐसा मत करो। लेकिन मान लो कि कोई ऐसी वारदात है जिसमें कलेशों की आवाज आ रही है गली मोहल्ले से, और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, या फिर वाइफ हस्बैंड को मार रही है, ठीक है, कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। उस केस में आपको पता है ना कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिविक्स की बुक में बताई जाती है कि यू शुड रिंग द डोर बेल, है ना, आप अत्याचार होने से रोको। अगर चाहे सिविक्स की बुक वैसे ही कहती है कि लेडीज के खिलाफ रोको, लेकिन अगर मर्द पिट रहा हो तो भी आप बचा सकते हो अगर आपका मन करे, या फिर पिटने देना तो पिटना देना, आपकी आपकी मर्जी। लेकिन मान लो जोक्स अपार्ट, फ्रीडम जो है वो आपके उसके ऊपर है। अब आपके घर में तो नहीं हो रहा है ऐसा कलेश, लेकिन किसी और के घर का कलेश जो है आपके कानों में पड़ पड़ कर चुभ रहा है और बहुत देर हो गई है। यू कैन इन्वाइट पुलिस कि आप उनको बोल सकते हो कि रोज का सर जी इनका ड्रामा है, इनको शांत करवाओ। और एक बार पुलिस अगर उनको थाने में बुला कर वाली बात वो करवा लेगी ना, बिकॉज होता क्या है, आपको एक चीज पता है, अगर आप पब्लिक मोरालिटी को या पब्लिक पीस को अगर हार्म करते हो ना, आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग, मुझे वो धारा याद नहीं आ रही है, 14 दिन की आपको जेल हो सकती है। सोसाइटी के कुछ लोग अगर आपकी कंप्लेंट रेगुलर वे में करने लग जाए ना, और आपको आप जो है वो मान नहीं रहे हो, पुलिस की वार्निंग मिलेंगी आपको, सबसे पहले 2 से 3 वार्निंग मिलेगी। थाने में आपकी कंप्लेंट जो है काफी लोग अगर कर आ चुके हैं, और 3 वार्निंग के बाद, 2 से 3 वार्निंग के बाद भी अगर आप नहीं सुधरे, 14 दिन की आपको जेल हो जाएगी। और कपल अगर लड़ रहे हैं और वो शांति व्यवस्था अगर भंग कर रहे हैं, दोनों को जेल हो जाएगी 14 दिन के लिए। 3 से 14 दिन की होती है वैसे वो, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो सिविल ऑफेंस के लिए, जैसे अगर वो भेज रहा है, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जो भी है, मतलब आप
जाके जज के सामने खड़े हो, कुछ भी है, कोर्ट है, चाहे वो डीएम का ऑफिस है, जो भी है, उनके पास अगर पावर है, जिसके पास भी 3 से लेकर 14 दिन की जेल होती है अगर आपको समाज की शांति व्यवस्था खराब कराते हो, अगर आप तो ये आईपीसी और सीआरपीसी की धारा में है। अच्छा, सीआरपीसी 131 होता है, 131। अच्छा, नहीं नहीं वो तो, नहीं 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 वो हाँ वो उसके अंदर है, लेकिन वो पापा मेरी बात को थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर गए थे। वो ये सोच रहे थे कि जब कानून हमें बोलता है कि 3 से 4 लोग एक जगह इकट्ठे मत और वो मत हो, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि हम अगर अपनी साइड से अगर भंग कर रहे हैं, हम जैसे मतलब मान लो आप उधम मचा रहे हो, ठीक है, रोज उधम मचा रहे हो सोसाइटी के, रोज लोग आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो एक बार बताओ आपको कुछ होगा नहीं क्या? 1-2 बार तो पुलिस थाने में बुलाएगी, चलो वार्निंग देकर छोड़ देगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो समझ लेना, फिर उसके बाद अगर आप फिर भी वो मचा जा रहे हो तो आपको जेल में चल जाएगा क्या? तो मैं उसका सेक्शन जानना चाह रहा था एक्चुअली, वो आईपीसी सीआरपीसी में कौन सा होता है। अच्छा, सीआरपीसी 131। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 131 है ना, सीआरपीसी 131। When the public security is manifestly endangered by any such assembly and no executive magistrate can be communicated with, any commissioner or gazetted officer of the armed forces may disperse such assembly with the help of the armed forces and may arrest and confine any person forming part of it. नहीं यार, ये वो नहीं है प्राची, ये तो वो है कि एक असेंबली ऑफ पर्संस की बात हो रही है ना यहाँ पर। नहीं नहीं, ये तो धारा 144 के साथ ही लगता है, ये सीआरपीसी का। धारा 144 तो आईपीसी का हो जाता है, ये 131 सीआरपीसी का है। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ यार, ये इस बात के साथ एसोसिएटेड नहीं है। खैर छोड़ो, कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। तो हाउएवर, एज फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इज सो क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेंड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो वो जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही कंस्ट्रेंट होना चाहिए, मतलब बंदिश होनी चाहिए उसके ऊपर ना। देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर एक पर्सन है, उसके लिए जो आर्टिकल है वो है आईपीसी का, जो धारा जो लगती है आर्टिकल 144, सेक्शन कह रहा हूँ, सेक्शन 144 आर्टिकल नहीं, सेक्शन 144 नहीं, सॉरी 188, सेक्शन 188 लग जाता है। और 144 धारा 144 तब होती है जब 3 से 4 लोग जैसे खड़े ना हो सके। लेकिन अगर कोई खुद से ऊधम मचा रहा है सोसाइटी के अंदर, या कोई भी पर्सन जो है वो एक शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है, 3 से 4 लोग जाकर अगर उसकी कंप्लेंट कर रहे हो, वो कंप्लेंट फ्रीक्वेंट होती है, सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये एक शुरुआती दौर में एक बेलेबल ऑफेंस होता है कि आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर से कई लोग पहुंच जाएं कंप्लेंट करने विद प्रूफ, प्रूफ तीनों स्टेजेस में रिक्वायर्ड है, बार बार वो प्रूफ होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को फंसाने के इंटेंशन से 4 लोग पहुंच गए, ठीक है, प्रूफ के साथ कि अगर ऐसा केस होता है, रोज रोज इनका लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, लो आप सुनो, आप वीडियो देखो, तो फिर जो है 14 दिन के लिए उनको उस पर्सन को जेल भेजा जा सकता है, 3 से 14 दिन के लिए। ठीक है, अब देखना, जो ये बात है ना कि मैं आपसे बोल रहा था कि 3 से 4 लोग जो ऐसे ही नहीं जा सकते, प्रूफ होना चाहिए, अभी हम उसको पढ़ते हैं। ये जो लाइन आएगी ना, हार्म कॉस्ट मस्ट बी सीरियस, तो देखो फ्रीडम जो है इट इज द कोर, इट इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इज सो क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेंड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब यहां पर जो पर्सन है, एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन है वो पार्टी कर रहा है, किसी की बर्थडे की पार्टी है, ठीक है, किसी की शादी की पार्टी है, किसी के यहाँ कोई भी ओकेशन है, आप ही मान लो कि अपन लोग आईएएस ऑफिसर बन गए, इसकी पार्टी है, तो पार्टी करना बुरी बात है क्या? बताओ, पार्टी करना बुरी बात है? जो पर्सन कंप्लेंट करने जा रहा है आप मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन कंप्लेंट करने जा रहा है कि उसका फ्रीडम जो है वो जा रहा है, वो आराम से सो नहीं पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो एक बात बताना, वो तो पर्सन, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक आपसे बातें बोली मैं अब उसी में यू टर्न ले रहा हूँ अपनी बातों का, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना।
अभी तक तो जिस बुजुर्ग आदमी को रात में नींद नहीं आ रही थी, जो कि हार्ट पेशेंट था, कल को किसी का एग्ज़ाम था, किसी का यूपीएससी का प्रीलिम्स था, मैं अपनी पार्टी जो कर रहा हूँ उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो रहा है, अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। लेकिन एक बात बताना, अगर वो पुलिस को बुला लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा फ्रीडम है, हमारे टाइम पे सोना, हमारे एग्जाम करना, 10 बजे के बाद पार्टी और म्यूजिक नहीं हो सकता, चलो ठीक है, समझ में आ गया सारी बातें। लेकिन क्या ये मेरा फ्रीडम नहीं है कि मैं पार्टी कर सकता हूं? मेरा फ्रीडम नहीं है क्या? तो ठीक है, फिर कल को सामने वाले के घर में किसी के यहाँ शादी ब्याह का माहौल होगा, कोई बर्थडे पार्टी होगी, कोई ओकेशन होगा, मैं भी पुलिस बुला लूंगा। मैं भी जबरदस्ती पुलिस बुला लूंगा कि हमारे घर में एक हार्ट पेशेंट है, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा ये है, इनका रोज का म्यूजिक वो लगा रहता है, मैं भी उधर पुलिस बुलाकर उनकी पार्टी को भंग कर दूंगा कुछ घंटों के लिए। बताओ, ये चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं? कोई अगर मेरे फ्रीडम को छीन रहा है, तो मैं एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स को इनवाइट करके, यानी कि सबसे बेसिक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मैंने आपको क्या बताया, किस फॉर्म में आता है? पुलिस की फॉर्म में। जब भी पुलिस अगर कहीं पर पहुंचे तो माहौल सीरियस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 10 लोगों के चेहरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, पहले बताओ। वैसा लोग ऐसा करने से डरते हैं, लेकिन कई लोग, जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि कई लोग ऐसा करने से डरते हैं, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं कि अगर उनकी शांति व्यवस्था भंग हो रही हो। मैं एग्जांपल यहां पर आपको देना चाहता हूं माता के जगराता का, है ना मयूर? दिल्ली में रात रात भर चलते हैं, जबकि 10 बजे तक टाइम अलाउड है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, मन में एक फीलिंग आती है ना, अरे यार भगवान के लिए यार ऐसा फोन करेंगे, वो करेंगे, पाप चढ़ेगा और वो चढ़ेगा, ऐसा करके, है ना। लेकिन फिर भी कई लोग तो बुला भी लेते हैं पुलिस, राइट? हाँ, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन एक जगराता रखवा रहा है, जिसने पार्टी करवाई, सब कुछ करवाया, उसके पास अधिकार नहीं है सब करवाने का, पार्टी करवाने का, जगराता करवाने का? बताओ। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम को ब्रीच कर गया, मान लेते चलो टाइम को इतना ब्रीच कर गया कि 10 बजे तक लिमिट अलाउड थी एक शहर के अंदर, उसने रात को 1:30 बजे तक डीजे बजा लिया। लेकिन ये उसकी क्या फ्रीडम नहीं है क्या? बिल्कुल है। लेकिन अब सामने जो तंग हो रहा है, उसकी फ्रीडम भी तो हार्म हो रही है। बताओ, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हो रही है। लेकिन मेरा फिर दूसरा सवाल, एक और पलटवार, पर्सन रोज रोज तो जगराता नहीं करवा रहा निर्भय, एक ही दिन की तो बात थी यार, क्या हो गया अगर 3 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए तो? मान लो अपन ने कभी जगराता नहीं करवाया मयूर, अपन ने लेकिन ये बोला था एक मंदिर में या किसी कहीं पर मन्नत रखी थी कि सिलेक्शन हो जाएगा एक बारी यूपीएससी में, तो हम एक बहुत धूमधाम से जगराता करवाएंगे, जिसमें हम गली मोहल्ले के सारे लोगों को बुलाएंगे। उसमें भी अगर किसी को आपत्ति होगी तो मयूर, अपन ने तो कभी जगराता नहीं करा, एक दिन कर लिया, तो ईशा क्या कोई गुनाह कर दिया? सामने वाले को पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी, है ना? आप देख रहे हो ना, मैं दोनों तरफा बातें कर रहा हूं मैं, है ना, इसका पक्ष भी ले रहा हूं, उसका पक्ष भी ले रहा हूं। अब ये सिचुएशन जो मैं आपको दोनों तरफा दे रहा हूं, क्या ये डायलेमा की सिचुएशन है कि नहीं है, बताओ। सुने तो किसकी सुने, माने तो किसकी बात माने, हाँ या ना? है। ठीक है। अब बैलेंस ओपिनियन यहां पर कैसे आएगा? तो बैलेंस ओपिनियन यहां पर आएगा थ्रू जॉन स्टुअर्ट मिल की एक एक्सटेंडेड बात को समझकर। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स को, एक्सटर्नल अथॉरिटी को तभी बुलाओ अगर तुम्हारा फ्रीडम जा रहा है। तो ये सिर्फ कोई बात नहीं है कि मेरा फ्रीडम जो है वो छिन रहा है, मेरा फ्रीडम कंस्ट्रेंट हो रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता था, जो हार्म कॉज है ना, वो सीरियस होना चाहिए, तब बुलाओ आप। छोटी छोटी बातों के लिए प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को मत तंग करो। छोटी छोटी बातें आपस में मिलकर सॉल्व करी जा सकती हैं। किसी की न्यू ईयर पार्टी चल रही है, किसी की न्यू ईयर पार्टी चल रही है, अब सामने वाले को नहीं पता, जो पार्टी कर रहा है उसको नहीं पता, लेकिन रोड क्रॉस करके उस तरफ घर से कोई निकल कर आया, भाई साहब आप डीजे आज मत बजाइए, हम जानते हैं कि न्यू ईयर है, आपके लिए अच्छा ओकेशन है, हम आपका मूड खराब नहीं करना चाहते, पार्टी खराब नहीं करना चाहते, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है, हमारी दादी दादा नाना नानी काफ़ी बीमार है और वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है, आज घर का माहौल बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने आज उनको आखिरी जवाब दे दिया, किसी भी वक्त उनकी जान निकल सकती है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। आपने प्यार से बात करी, कितने चांसेस हैं आपकी इस लाइन को सामने वाला मान जाएगा? कितने चांसेस हैं?
लॉजिकल वे में बात करना है। एक मैच्योर पर्सन एक दूसरे मैच्योर आदमी से बात कर रहा है, बताओ। मान ऑलमोस्ट मान जाएगा मयूर, है ना? आप 80% ले रहे हो, ऑलमोस्ट मान जाएगा ना। या तो वो एक्सट्रीमली कम कर लेगा, या तो वो कहेगा कोई बात नहीं भाई। बंदे को ये लगता है ना मयूर, जैसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट करने आया है कि भाई आज सामने वाले को तकलीफ है, कल को भगवान ना करे हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना? इंसान बहुत चीज़ों में ये सोच कर रह जाता है ना। अब जैसे एक बात बताओ, कहीं पर ये डीजे की जो टाइम लिमिट है वो ब्रीच अगर हो भी रही है दिल्ली एनसीआर में, तो मयूर अपन ये सोच के बहुत बार कॉल नहीं करते ना, कल को अपनी अभी पार्टी वार्टी शादी शादी रिश्ते और ये ऐसा माहौल बनेगा, है ना? तो यार अपन आज किसी को तंग नहीं कर रहे तो कम से कम अपन चौड़े में बोलने लायक तो रहेंगे ना कि यार भाई हमने भी नहीं बुलाई थी पुलिस यार वो करके, तुम भी तो करते हो पार्टी, हमारी एक बार होगी तो तुम्हारी क्या कहते हैं जान छूट रही है। जीएस मिल का ये कहना था कि एक्सटर्नल अथॉरिटी को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अथॉरिटी को तब आप इनवाइट करो अगर हार्म कॉज आपका सीरियस हो। अच्छा अगर सीरियस नहीं है तो फिर वो हार्म कैसे हुआ कि मुझे तकलीफ हो रही है, कल मेरा पेपर है वो है। तो जीएस मिल कहता है ऐसी बातें होती है माइनर हार्म वाली। कैसी बातें होती है? माइनर हार्म वाली। तो मिल ये कहता है माइनर हार्म के लिए सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल कर दो, 3 से 4 लोग मिलकर चले जाओ या आप सामने वाले से बात कर दो कि भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप म्यूजिक नहीं बजाओ 10 बजे के बाद, 1 बज गए, आपको कल नहीं है, बुलाओ पुलिस को, तब मानोगे? सामने वाला अगर उसके बाद भी बात ना माने कि हाँ जा बुला ले, तो पुलिस आकर बंद करा देगी उसको कि ले बुला ली मैंने। उस केस में देयर इज नो नीड फॉर द फोर्स ऑफ लॉ। अगर आप यहां पर भी देखो, मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक वार्निंग देकर बिलेबल ऑफेंस वो इसलिए, जैसा कि भी पापा बता रहे थे, यहां पर बात ये है ना कि देखो यार किसी के झगड़े अगर हो रहे तो वो जानबूझ के शांति व्यवस्था भंग करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। जब एक गुस्सा अगर आता है, अगर मैं यहां पर अभी किसी के ऊपर चिल्लाऊं रूम में अपने, तो यार मुझे इस टाइम पर वो जो पर्सन है वो इतना इरिटेट कर रहा है कि मेरा गुस्सा फट गया उसके ऊपर। मैंने नहीं सोचा कि भाई वो मतलब बालकनी में कोई सुन रहा है या फिर जो जा रहा है। एक बात बताओ, अगर एक मियाँ बीवी का झगड़ा बाहर के लोग सुन रहे हैं, लेकिन गुस्से में और उस उत्तेजना में इतना समझ में नहीं आता ना उनको कि उनकी भी तो बेइज्जती हो रही है उनके घर परिवार की, कि कैसे मियाँ बीवी हैं, रोज कलेशों की आवाज आती है, कितना नेगेटिव हाउस है ये, कितनी शांति व्यवस्था बिगाड़ कर इन्होंने रखी हुई, खुद की भी, खुद भी मनुष्य साले और पूरे समाज में मनुष्यत फैला रखी है ना? तो कुछ जो गंभीर लोग होंगे, जैसे मान लो ब्लॉक या सोसाइटी के आरडब्ल्यू के आपके लोग हैं, वो जाकर आपको बता देंगे बेटा नहीं ऐसे नहीं करते हैं, आपके हस्बैंड को समझा रहे हैं, वाइफ को समझा रहे हैं, आपस में रहा करो, प्यार से रहा करो, क्यों इतना चिल्लाते हो फालतू में, आप लोगों की भी बदनामी होती है, बच्चे छोटे छोटे कितने लोग सुनते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं आपके बारे में। आप उनका घर परिवार बचाने के लिए एक सोशल डिसअप्रूवल लाकर या तो उनको डांट दो। बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे अंकल आंटी जो बगल में होते हैं, हम उनको भी तो मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी की तरह ट्रीट करते हैं गली मोहल्ले में, जो कि बचपन से हम जिनको देख रहे हैं। वो अगर कोई समझाने आए हैं, बात करवाने आए हैं, आपके घर के कलेश को, कल को घर परिवार टूटने से बचाने आए हैं, तो एक बार के लिए वो समझा दो आप उनको। तो समझ गए ना, मैंने आपको हद से ज़्यादा एग्जांपल्स दे दिए। जीएस में नहीं कहता था छोटे छोटे हार्म के लिए ना आप सोशल डिसअप्रूवल को इनवाइट करो, फोर्स ऑफ लॉ का सारा मतलब, यानी कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, जो एक्सटर्नल अथॉरिटी, जो स्टेट और स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं लाइक पुलिस, इसको इनवाइट मत करो। ठीक है, अब बात करते हैं माता के जगराते, शादी की पार्टी या फिर आईएएस बनने की पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल फ्रॉम द अदर रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, दे शुड नॉट इन्वॉल्व पुलिस। बात क्लियर है? जब से टॉपिक स्टार्ट करवाया तब से ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हाँ है ना? बात क्लियर हो गई? क्योंकि जीएस मिल पता है यहां पर क्या कहना चाहता है? जीएस मिल यहां पर ये कहना चाहता है कि भाई साहब जिस जिस लिबर्टी और फ्रीडम को लेकर आप ये रोना गाना मचा रहे हैं ना, मेरी फ्रीडम चली गई, मेरी लिबर्टी चली गई, कल मेरा पेपर है, कल मेरा ऐसा है वैसा है, तो आपके घर में कभी माहौल नहीं होगा वो वाला पार्टी करने का, कुछ भी करके। आपके घर पे भी तो 10 तरह की ओकेजन होंगी, तो आप क्या फिर अच्छा लगेगा? ठीक है, जब आपके रिश्तेदार आ रखे होंगे, वो आ रखे होंगे और उस टाइम पर उनको पुलिस देखनी पड़ेगी, आप हमारी पार्टी खराब करोगे तो आप क्या कभी ओकेशन नहीं होगी? जिस दिन होगी हम भी बुलाएंगे पुलिस किसी न किसी रीजन से। उस केस में मिल ये कहता है सोसाइटी में अगर हर कोई लोग पुलिस बुलाने लगे, बात पुलिस बुलाने की नहीं है, दो चीजें, दो पर्सपेक्टिव है यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल के। वो ये कहना चाहता है
देखो पुलिस को और भी सीरियस काम है ये तू मैं में सॉल्व करवाने से ज्यादा, क्योंकि पुलिस क्या करती है, 90% गली मोहल्ले के डिस्प्यूट में पुलिस अगर कहीं पर भी, आप जिस भी राज्य से हो, आप लोग प्राची, निर्भय, श्रेया, आप कहीं से भी हो, आपने देखा होगा गली मोहल्ले में बचपन से लेकर अभी तक अपन लोग सब 25 साल प्लस हैं, जब भी मयूर किसी गली मोहल्ले में पुलिस आई है किसी गली मोहल्ले के मैटर को सॉल्व करने के लिए, हमेशा पुलिस एक ही वर्ड का इस्तेमाल करती है, एक ही टूल का इस्तेमाल करती है, डेट इज कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि जब पुलिस ये वाली लाइन बोलती है आपको कॉम्प्रोमाइज करना है या थाने चल के बात करनी है, तो लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है कंप्लेंट वापस ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि बात ये आ जाती है ना श्रेया, सबके दिमाग में ये आता है कि कौन जाकर इतनी माथापच्ची करेगा थाने में जाकर, इतना लंबा प्रोसीजर को घसीटेगा। सामने वाले ने सॉरी बोल दिया, हमारा काम हो गया, अगली बार से हम नहीं करेंगे। लेकिन उस केस में मयूर क्या होता है, फिर सामने वाला जो है ना, आपकी इस बात को ईशा पकड़ भी तो लेगा कि इन्होंने हमारे फंक्शन के टाइम पर पुलिस बुलाई थी, हमारे रिश्तेदारों को, मतलब उसके सामने हमारी मतलब कहते हैं हमें शर्मिंदा करा था। आपके कोई फंक्शन है ईशा, आपके कोई रिलेटिव्स आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और किसी मोहल्ले वगैरह वालों ने कोई पुलिस बुला ली, वो बुला ली, आप इस बात को याद भी तो रखोगे ना। होने तो इनका फंक्शन हम भी बताते हैं, फिर इनको हम भी बहाने से आएंगे और 10 लोगों के सामने इनकी नाक कटवाएंगे। तो अब जीएस मिल क्या कहना चाहता है यहां पर, जीएस मिल ये कहना चाहता है कि अगर आप बार बार ऐसे पुलिस मशीनरी का सहारा लोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन का सहारा लोगे, स्टेट के ऑर्गन्स का सहारा लोगे, इसमें क्या होगा कि आप एक सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बन के नहीं रह सकते हो। आप सारे लोगों को एकता से रहना है, यूनिटी से रहना है, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल के साथ रहना है। जो बातें आपस में सॉल्व हो सकती है, आपको किसी से कोई चीज की दिक्कत लग रही है तो आपस में जाके उस मेंबर को कम्युनिकेट कर दो, वो ना माने तो जाकर सेकंड स्टेप ले लो फिर पुलिस को बुलाने का। इट इज जस्ट लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट अपन को पहले ये बोलता है ना कि आपके अगर मौलिक अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, डायरेक्टली यू कैन कम टू अवर डोर। लेकिन हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इतना ओवरबर्डन हो रखे हैं अपने वर्क से, आप प्लीज एक बार जाकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो, उसके बाद हमारे पास आ जाना हमारे पास। लेकिन अंडर आर्टिकल 32 अगर आप आना भी चाहते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम आपको बोलेंगे एक बार के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप एक बार हाई कोर्ट के पास चले जाओ। मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिट ज्यूरिसडिक्शन की या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्सेस करते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, बिल्कुल वैसी बात हुई ना। ये नॉर्मल सी बात है, ये हमने आपस में मतलब बचपन में आपस ये सुन रखी है, देख रखी है, जहां पर भी हम रह रहे हैं। लेकिन आज इसका पॉलिटिकल थ्योरी में एक एंगल समझ में आया है ना। ईशा कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि गौरव आपने सुनना रखी हो बचपन से, क्यों मयूर, जो जीएस में जो बातें कर रहे हैं यहां पर, मतलब मैंने कहा ये जो जीएस मिल ने जो बातें बताई, इसमें ऐसे तो कुछ है नहीं कि आप इसको जानते नहीं होगे, बस हमने इसकी एक एप्लीकेशन जानी नहीं, मेल एक्चुअली रिक्वेस्ट क्या करता है, मतलब क्या कर रहा है हमसे, है ना। उसके बाद दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक हैज कॉज्ड देम बाय परहैप्स रिफ्यूजिंग टू ग्रीट द पर्सन हु प्लेज द म्यूजिक, डिसरिगार्डिंग द हार्म इट इज कॉजिंग अदर्स। ठीक है, क्या आप उस पर्सन को बोल दो, और अगर वो पर्सन जैसे पहले मान लो आप किसी के दरवाजे पर गए, उसने बोला भाई साहब सिर्फ आज की बात है, बड़े रिश्तेदार आए हुए हैं, सिर्फ 1 घंटे की बात और है, आई नो हम थोड़ा सा इस माहौल को खराब, मतलब सोसाइटी में शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, 1 घंटे की और बात है प्लीज। अगर पर्सन ऐसा आपसे बोलते तो आप 1 घंटे का पेशेंस रखकर घर पर आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, बताओ, है ना। उसके बाद भी वो वाली बात ना माने तो फिर क्या है। अब जैसे ही कितनी स्टूपिडिटी होगी कि न्यू ईयर या दिवाली में कहीं पर लाउड म्यूजिक बज रहा है, कहीं पार्टी फंक्शन हो रहा है सॉरी, और कहीं पर आप जो है पुलिस को इनवाइट कर रहे हो बार बार। अब मुझे क्या बताना, न्यू ईयर या दिवाली फंक्शन या कोई भी ऐसा जो फंक्शन है जो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, निर्वैर पुलिस जो है वो कितने दरवाजे जाती फिरेगी उस दिन, बताओ। और होना क्या मयूर, एक ही वर्ड निकल कर आएगा श्रेया, कॉम्प्रोमाइज। अब पुलिस को उस दिन क्या और कोई काम नहीं है मयूर कि वो यही करवाते फिरे। तो जीएस मिल यही कहना चाहता है कि स्टेट के जो ऑर्गन्स और उसकी जो मशीनरी है वो डेडिकेटेड और भी कामों में इन्वॉल्व होती है, उसको आप अगर
छोटे डिस्प्यूट्स के लिए जहां पर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही होना है, जो आप खुद भी कर सकते थे बातचीत करके, नहीं होता तो आप बुला लेते, तो आप ना क्रूशियल टास्क से स्टेट के ऑर्गन्स, उसकी मशीनरी को भटका रहे हो। तो ये जो हार्म है दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक कॉजेस इज दैट ऑफ प्रिवेंटिंग दोज इन अदर अपार्टमेंट्स फ्रॉम टॉकिंग, स्लीपिंग और लिसनिंग टू देयर ओन म्यूजिक। देख रहे हो मयूर, खुद वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ईयरबड्स लगाने के बाद भी, फुल वॉल्यूम करने के बाद भी तुम्हारे डीजो की आवाज ज्यादा आ रही है हमें एज कम्पेयर टू हमारे फोन की आवाज। यहां पर मयूर पर्सन गाना सुनना चाहता है, लेकिन शरिया वो वाला नहीं जो कि डीजे से आप सुनाना चाहते हो, उसे खुद के फोन का सुनना चाहता है वो गाना। ठीक है, ये एक माइनर हार्म है एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल। ये कोई फिट केस नहीं है, इट इज नॉट अ फिट केस कि जिसके लिए कोई लीगल पनिशमेंट हो। तो कंस्ट्रेनिंग एक्शंस बाय द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब ऐसे एक्शंस जिनको आप कंस्ट्रेन करना चाहते हो और जहां पर आप कानून का सहारा लेते हुए उनको कंस्ट्रेन करो, इट शुड ओनली हैपन व्हेन अदर रिगार्डिंग एक्शंस कॉज सीरियस हार्म टू डेफिनेट इंडिविजुअल्स। ये तभी होगा जब आपकी जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस हो दे कॉज सीरियस हार्म टू डेफिनेट इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलर नंबर ऑफ या फिर डिफाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर वो सीरियस हार्म करते हैं। अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बियर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। तो जो समाज है फिर वो इनकन्वीनियंस को थोड़ा सा अदरवाइज सहन करे, अगर वो माइनर हार्म है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस उठाना ही पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर करोड़ों की आबादी है और अब तो हम लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए हैं, है ना, हम यहाँ पर 100% शांति की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या बताओ? देश के साइज और इसकी जनसंख्या को देखते हुए, मैं साइज की बात इसलिए कर रहा हूँ, या तो रशिया जैसा साइज होता तो पॉपुलेशन इधर उधर 73-72 होती, आबादी भी इतनी बड़ी और स्पेस क्रंच भी उतना कम, उतना ज़्यादा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आप टोटली ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ईशा कि नॉइस पॉल्यूशन जैसी चीज़ इंडिया के अंदर हो ही ना, किसी एक पर्सन की आवाज़ मुझे 2 से 3 दिन के लिए कानों में पड़े ही ना? कर सकते हो? एक केस बसता आपके पास, साफिया पहनो और पहाड़ों पे जाकर तपस्या लगा करके बैठ जाओ, है ना। तो पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट। जेएस मिल्क एक्चुअली कंक्लूजन में ये कहना चाहता है कि बार बार हर बात के लिए लोगों से तंग मत हो, हर किसी की शक्ल से नफरत मत करो, हर किसी की बातों और उसके एक्शन से नफरत मत करो, क्योंकि तुम ही अगर दूसरों के साथ करते हो तो दूसरा भी तुम्हारे साथ करेगा, तो फिर सोसाइटी में सोशल वेलबींग कैसे आएगी? यू शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिफरेंट इंटरेस्ट। याद है मैं आपको अभी एक प्रिंसिपल करवा रहा था प्रीवियस क्लास के अंदर, लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म के अंदर कौन सा प्रिंसिपल था उसके कोर पर, उसके क्रक्स पर? टॉलरेशन, है ना। तो लोग जो हैं वो लोगों के रहन सहन को टॉलरेट करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट करें, उनकी इंटरेस्ट को टॉलरेट करें, जब तक जो है इट डज नॉट कॉज हार्म टू अदर्स। लेकिन हार्म कैसा? माइनर हार्म के सीरियस हार्म? पुलिस को कब इन्वाइट करना चाहिए? माइनर हार्म के सीरियस हार्म? सीरियस हार्म। ये डीजे वगैरह का म्यूजिक बजाना या किसी के घर में तू मैं होना, एक बार हम लोग जाकर नहीं सॉल्व करवा सकते इन सब बातों को, बताओ, है ना। बस बट सच टॉलरेंस नीड नॉट बी एक्सटेंडेड टू व्यूज एंड एक्शंस विच में पुट पीपल इन डेंजर और फॉर्मेट हेट्रेड अगेंस्ट देम। वो यही कह रहा है कि ये जो टॉलरेंस है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम ना टॉलरेंस के प्रिंसिपल को अपनाते अपनाते इतने टॉलरेंट हो जाएं कि अगर किसी पर्सन की एक्शन सच में डेंजरस है या वो हेटरेट इन्वाइट कर रहे हैं सोसाइटी के खिलाफ, तो हम उनको भी टॉलरेट कर रहे हैं। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि येस वी विल इन्वाइट स्टेट मशीनरी, स्टेट ऑर्गन्स। जैसे हेट कैंपेन्स हैं, हेट कैंपेन्स, it cause serious harm to the freedom of others
एंड एक्शंस दैट कॉज सीरियस हार्म। ये ऐसे एक्शंस हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रेंट जो है वो इंपोज करा जा सकता है। हेट कैंपेन्स, हेट कैंपेन समझते हो क्या होते हैं? हेटफुल स्पीचेस देना। जैसे याद है इसका ब्लेम उसके ऊपर लगा था, आरोपी बनाया गया था उसको, जेएनयू का वो स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार नाम था, आई थिंक उसका प्रेसिडेंट था, आई थिंक वो जेएनयू का क्या था, याद है? ठीक है, तो ये हेट स्पीच वगैरह देना। बट क्योंकि हेट स्पीच से, हेट कैंपेन से होता क्या है कि दूसरे आप लोगों को प्रवोक करने की कोशिश करते हो सोसाइटी में, जिसकी वजह से सोसाइटी की जो सामाजिक व्यवस्था और जो शांति होती है वो भंग होने लग जाती है। इट गेट्स हैम्पर्ड, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स डिटोरिएटेड। बट वी मस्ट मेक श्योर कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो इंपोज करे जा रहे हैं ये इतने भी सीवियर ना हो कि वो किसी की फ्रीडम को ही हमेशा के लिए तहस नहस करके रखते हैं। अब जैसे आप आर्ट सेक्शन 188 की बात कर लो, यहां पर पहले पर्सन को सबसे पहले क्या हथकंडा अपनाया गया? कोई चीखम चिल्ली रोज मचाया हुआ है, पहले वार्निंग, अरेस्ट भी करा गया, ठीक है, तो वो बेलेबल ऑफेंस था। लेकिन बाद में इतना करने के बाद भी, वार्निंग देने के बाद भी, अरेस्ट एक बार करा जा चुका है, पहली बार में बेलेबल ऑफेंस है, और 6 महीने के लिए उसके ऊपर बंदिशें लग जाती हैं वार्निंग के बाद और बेलेबल ऑफेंस के बाद। अगर 6 महीने के अंतर्गत फिर से अगर उसने कुछ ऐसा करा, 3 से 14 दिन की जेल है फिर से। तो यहां पर हम मौके दे तो रहे हैं पर्सन को, क्योंकि हम जानते हैं कि जेल जाने के बाद पर्सन के ऊपर एक थप्पा लग जाता है, समाज में फिर वो उसकी इमेज वैसी नहीं रहती है। जो कानून है, हम दुनियादारी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हिंदुस्तान का कानून के अंतर्गत ये जान सकते हैं कि यस, जेल एक टैबू है हमारे सोसाइटी में कि पर्सन जेल होकर आया है ना। जबकि मयूर का मानना ये है जेल तो सबको जाना चाहिए, है ना, नोट पर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों मयूर, है ना? But we must make sure that constraints imposed are not so severe that destroy freedom. For example, we must not ask for life imprisonment for those who only conduct hate campaign. अगर कोई hate speech अगर दे रहा है, ठीक है, उसको जेल होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका लगी थोड़ी ना कि उम्र कैद दे दो उसे। मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट और सम कंटेनमेंट ऑफ देयर राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स कैन बी कंसिडर्ड, especially if they continue to carry on this campaign in spite of warnings by the state कि ऐसा कैंपेन मत चलो, ऐसी मत करो। समझ गए ये चीजें? बात समझ में आ गई कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इंपोज करी जा सकती है, उनकी मूवमेंट के ऊपर, या उनकी पब्लिक मीटिंग वो होल्ड ना कर सकें। अगर बार बार उनको वार्निंग दी जा रही थी प्रशासन के द्वारा कि इस तरह की कैंपेन्स, रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स मत करो, लेकिन पर्सन फिर भी करता चला गया। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशंस इन इंडिया, द टर्म यूज फॉर सच जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट्स इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये हम बात करते हैं ना, अक्सर लक्ष्मीकांत के अंदर सुना होगा ना आपने ये वाला वर्ड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना? जब हम बात करते, जब हाँ फंडामेंटल राइट्स में है ना, सुनते हो ना आप कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन ईशा जो कि जस्टिफिएबल और रीजनेबल और लॉजिक हो जिनके साथ, है ना। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप उसके अंतर्गत किसी का मजाक उड़ाना चाहते हो, है ना, कोई हंसी मजाक करना चाहते हो, किसी का कार्टून बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो वो जो है लिमिटेशंस ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ओवरऑल लग जाएंगी कि आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते, है ना। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, नए जमाने का एक वर्ड, किसी को रोस्ट करना, सुना है? और आप इस पर्सन को जानते हो, कैरी मिनाटी को जानते हो? कैरी मिनाटी ऑलमोस्ट हर एक सेलिब्रिटी को रोस्ट करता है, कोई भी हो चाहे वो। अब अगर वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी उसने संदीप महेश्वरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, है ना, रोस्ट करते हुए, संदीप महेश्वरी ने रिक्वेस्ट करा कि इसके अंदर कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई है, इतने पार्ट को डिलीट कर दो अपनी वीडियो से, है ना। तो उसने डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया। लेकिन एक बात बताओ,
संदीप महेश्वरी ने एक प्रकार का जो वीडियो डिलीट करवाई, अपना कुछ पार्ट डिलीट करवाया वीडियो का जो उसने रोज कर रखा था, तो सोशल डिसअप्रूवल ही तो यूज कर रहा ना कि संदीप महेश्वरी उसको कोर्ट ले गया कि मुझे रोज कर रहे हैं। उसने तो सदगुरु को भी रोज कर रखा है उसी वीडियो में, है ना। तो रिस्ट्रिक्शंस मे बी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन। बहुत ज्यादा एक्सेसिव तरीके से होनी चाहिए, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, सिंस देन इट वुड इंपिंज ऑन द जनरल कंडीशन ऑफ फ्रीडम इन सोसाइटी। वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन। हमें कैसे भी करके सोसाइटी को इतना इंटॉलरेंट ही बनाना है कि रिस्ट्रिक्शन पर रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाती चले, क्योंकि फिर ऐसी जो हैबिट होगी इट विल बी डेट्रीमेंटल टू फ्रीडम। मतलब कुछ चीजें सोसाइटी में सोशल डिसअप्रूवल से आराम से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे मान लो, सबसे बेसिक बात करता हूं मैं, जो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगी, प्रैंक वीडियोस। जैसी प्रैंक वीडियो शूट होती है, खत्म हो जाता है, जैसे किसी के ऊपर प्रैंक हो गया, उसको एंड में बता दिया गया कि आपके ऊपर प्रैंक हुआ है, हमेशा जो प्रैंकस्टर होगा ना वो आपसे पूछेगा कैन आई अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, है ना। आपसे कंसेंट मांगा ना उसने, उसका प्रूफ है ना उसके पास कि कल को उन्होंने ही बोला था। अगर आपने मना कर दिया और उसके बावजूद भी वो उस वीडियो को अपलोड करते, तब यू कैन इनवाइट स्टेट मशीनरी ना, फिर आप सारा ले सकते हो ना कायदे कानून का, है ना। फिर ये चीज होती है। अब जैसे कपिल शर्मा शो, कॉमेडी करता है, हंसाता है सबको, ठीक है, और काफी लोग बोलते भी है कि अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली आज के जमाने में इतने दुनिया में जब इतनी इंटॉलरेंस है सबको, जो उसके अंदर अगर कोई किसी को हंसा पा रहा है तो वो एक प्रकार का भगवान है, बहुत लोग उसको बोलते हैं, मतलब ये वाली बात, ठीक है। लेकिन इसके शो पर कुछ साल पहले एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, कपिल को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और उसने ऐसे ही करके उसके भारी भरकम पेट का मजाक उड़ा दिया था, और बात कोर्ट तक पहुंच गई थी, और कपिल को आई थिंक जेल टर्म तो नहीं हुई थी, मतलब होने वाली थी, लेकिन उसको पेनल्टी पे, मतलब एक क्या कहते हैं वो, मानहानि का केस हो गया था उसके ऊपर, और कोई उसको कुछ आई थिंक पैसे देने पड़े थे उस लेडी को, कपिल शर्मा को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसी कोई बात थी, इतने सारे लोग आते कपिल शर्मा के शो पर या जो भी करके, तो वो उससे एक बार के लिए सोशल डिसअप्रूवल भी कर सकते हैं ना, या फिर वो लेडी भी कर सकती थी ना, है ना। कमी कहां रह गई? अगर वो डिसअप्रूवल के बाद भी कपिल उसकी बात नहीं मानता तो, है ना, कमी कहां रह गई? कमी किस चीज की रह गई? आपने अक्सर एक बात सुनी है ना, मान लो कि आप मजाक उड़ा रहे हो किसी का, तब तो आप पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे हो, इतना हंस रहे हो कि आपकी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। जब आपका मजाक उड़ता है ना, तब तो आप चूहे बिल्ली जैसा मुंह लेकर, मुंह लटकाए लटकाए घूम रहे हो, फिर आपको बहुत बुरा लगता है, और फिर आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो। आपके अंदर किस चीज की कमी है? टॉलरेंस की ना। बताओ, ये चीज है कि नहीं है? मजाक को करना बहुत आसान होता है, सहन करने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, और आपको गट्स भी छोड़ो, ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए। जो पर्सन अपने खिलाफ, अपने ऊपर हुए मजाक के ऊपर हंस सकता है, वो खुले मन का पर्सन होता है, वो खुले दिल का पर्सन होता है। और जो सड़ जाए तो फिर लोग उसको नेगेटिव मनहूस कह के, मतलब साइड ही रखते हैं कि छोड़ो भाई, इसको क्या मुंह लगाना, इसको जब मजाक सहन करना नहीं आता, तो फिर ऐसे पर्सन से लोग ना सोच समझ के बात करते हैं। और जब आप किसी से सोच समझ के बात करते हो तो आप किसी से खुले मन से बात नहीं कर सकते कभी भी। जब आपको किसी को बात करते हो या अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करते हो उस पर्सन के ऊपर, सोचना पड़ जाए ना कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो आप खुले मन से कभी रिश्ता निभा नहीं सकते उसके साथ, क्योंकि पहले आप मन में डिसाइड करते हो, उसके बाद आपकी स्पीच निकलती है। रिश्ते हमेशा वही टिकते हैं, साइकोलॉजी भी कहती है, फिलॉसफी भी मानती है इस बात को, रिश्ते हमेशा वही टिकते हैं जहां पर आपको, आप जिस पर्सन के ऊपर आप अपना हक समझते हो, कुछ बोलने से पहले सोचना ना पड़े। एक दो बातें अगर उसको बुरी लग जाए तो आप उसको मना लो प्यार से,
लेकिन सोच समझ कर बात ना करनी पड़े आपको उससे, क्योंकि जब आप दिमाग का ही यूज कर रहे हो अपने इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए, तो वो एक लविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकता कभी भी। फिलॉसफी उसको कहती है, फिर वो एक समझौता बनकर रह जाता है रिलेशनशिप, कैसा भी हो, किसी के बीच में भी हो, दो दोस्तों के बीच में हो, किसी के बीच में भी हो। ठीक है, ये थी जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी हार्म प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, इसकी 2-3 थ्योरीज हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और नहीं वो उसकी नहीं है हालांकि, लेकिन उसने बात करी थी, एक इसका ये भी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? बताओ कोई दिक्कत? पक्का अच्छे से समझ में आया? श्रेया और क्लियर? प्राची पक्का? ठीक है, श्रेया कोई डाउट है तो बताओ, कुछ भी ऐसा जो एंगल समझ में ना आया हो, कुछ मिस कर दिया हो। पक्का? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।